प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त है इंग्लैंड में मौजूद, और मरियम ने इमरान खान को धमकियां देनी शुरू कर दी कि इसको बिल्कुल सियासत से ख़त्म करना होगा। इससे पहले अरशद शरीफ को भी कत्ल करवाया जा चुका है। कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं, मगर इन लोगों को मेरा ख्याल है कि खून बहाने की आदत पड़ी हुई है और इनके पास कोई रास्ता नहीं। जो नून लीग यूरोप में लोग रहते हैं वो भी मायूस हैं इस वक्त, वो भी मैं वजह बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इंग्लैंड में आजकल बताया ये जा रहा है कि कोई वहाँ पे और काम है, लेकिन जो अंदर की खबर है वो यही है कि ये जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इनको भी नवाज शरीफ की मंजूरी के साथ ही वहाँ पे मुकर्रर किया गया था। आपके इल्म में है, इससे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंवर जावेद बाजवा वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ भी थे, और बाद में वो नवाज शरीफ को इंग्लैंड मिलते थे आके, और यहीं से जो भी हदायत उनको मिलती थी वो ले जाते थे और जाके अवाम पर जुल्म करते थे। सिलसिला वही चल रहा है और फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। हमारे जो भी हुक्मरान है या आर्मी की आला क़यादत है उनकी मुलाकातें बाहर दूसरे ममालिक में होती हैं, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन मुलाकातों को खुफिया रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि मीडिया के सामने ये मुलाकातें ना आए। अब अभी तक इनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई इसकी खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई राब्ता होगा, क्योंकि ये लोग भी आजकल ये टेलीफोन पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे एहतियात करते हैं कि बातें लीक हो जाती हैं, तो तरीका वारदात ये ढूंढा हुआ है कि बेहतर ये है कि कौन से बाप की पैसों की टिकट आनी है, हमारा कौन सा यहाँ पे किसी ने हिसाब पूछना है तो टिकट लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, स्पेशल प्लेन ले जाओ, जहाज़ ले जाओ, जो मर्जी करते रहो, कौन सा किसी ने पूछना है। नून लीग की गवर्नमेंट है, चोरों का टोला इस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत है और कोई उनका हिसाब करने वाला नहीं। अब देखते हैं कि जब ये वापस जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर तो यहाँ मीडिया की नज़रों में ना आए तो फिर वहाँ जाके दोबारा वही जुल्म और वही सब कुछ होगा जो कंवर जावेद बाजवा के दौर में हुआ था। वैसे तो हो तो वही रहा है, लेकिन उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जो मरियम की सोच है या उसके फादर की सोच है वो यही है कि इन लोगों को जो भी हमारे रास्ते में आए उनको हटा दो, चाहे उन्हें मार दो, चाहे उन्हें गर्क कर दो, जो मर्जी कर दो, आपको कोई पूछेगा नहीं। आज जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो फैसला दिया कि एक ही केस हर जगह पे आप करवा रहे हैं, और ये जो हमने क्या नाम है शेख रशीद, उसको सिंध पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, फिर कहीं और एक और केस दर्ज करवा दिया गया। मकसद ये होता है कि इंतकामी सियासत चल रही है। इमरान खान के दौर में भी ऐसे केस हुए होंगे, ये मैं नहीं कहता कि नहीं हुए होंगे, लेकिन ये कब रुकेगी अभी तक किसी को कोई पता नहीं। तशद्दुद यहाँ पे किया जाता है, जो शेख रशीद है उस पर तशद्दुद किया गया, और वो जो SHO और पूरी टीम जो है वो इसमें मुलव्वस है। मेरा ख्याल है PTI वाले उनको नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे, और जैसे ही PTI की गवर्नमेंट आएगी, चाहे उन्हें राना सनाउल्लाह का ऑर्डर आया था या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑर्डर आया था कि इस पर तशद्दुद करना है, मगर जवाब उन्होंने देना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे लोग जो है वो भूलते नहीं हैं, ना लिखते हैं ना भूलते हैं। हाँ, बदला ज़रूर लेते हैं, और उसमें अब उनके साथ क्या सलूक कल को PTI करेगी आके, जिन जिन लोगों ने इनके ऊपर तशद्दुद किया है। क्योंकि जिन लोगों के ऑर्डर पे ये तशद्दुद करते हैं, मसलन कहा यह जा रहा है कि फ़ौज की तरफ से कहा जाता है कि इन पर तशद्दुद करो, या फ़ौज खुद भी मुलव्वस होती है, वो ले जाती है नामालूम मकाम पे, वहाँ के जो भी इनके लोग होते हैं वो तशद्दुद करते हैं। क्योंकि ये फ़ौज हमने इसलिए रखी हुई कि बाहर के मुल्कों के साथ तो आज तक मेरा हाल
जैसे ख्वाजा आसिफ कहता था कि 1 फुट ज़मीन भी नहीं ले सके, कोई जंग नहीं जीत सके, अपने लोगों के लिए रखी हुई कि इन पर तशद्दुद करो, इनको मारो। बॉर्डर पे तो हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। अगर 2 दहशतगर्द हम मारते हैं तो 7 अपने शहीद साथ करवा लेते हैं, इतने हम तेज़ हैं माशाल्लाह। तो ये इसलिए मैंने थोड़ी सी रोशनी डाल दी ताकि लोगों को पता चले। अब ये मुझे इतला मिली है कि मरियम ऑर्डर करती है कि फ़लाँ बंदे को अंदर दे दो, जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई हुई है आजकल, जो आर्जी गवर्नमेंट है, उसको इतने इख्तियारात दिए हुए, ये फ़लाँ सहाफ़ी को अंदर दे दो। ऑर्डर मरियम से आता है और मरियम को कोई नहीं रोकता कि मरियम को खुली छुट्टी दी हुई है। इन लोगों ने मुल्क को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है। वो लोग मरियम से कोई सवाल नहीं करते। वो जो कायम मकाम वज़ीर आला है उससे कोई सवाल नहीं करते। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनसे भी वो सवाल नहीं करते। ये मैं आपको बता दूं कि ये खुली छुट्टी जो भी दी हुई है, फ़ौज से लोग दूर होते जा रहे, नफ़रत होती जा रही लोगों को, जो आला क़यादत है फ़ौज की। आम फौजी की बात नहीं मैं कर रहा। और ये नफ़रत कभी मेरा ख्याल है कि कोई मुसीबत नहीं ना खड़ी कर दे, वो वक्त दूर नहीं है। और ये फ़ौज की जो खामोशी है, जो फ़ौज की आला क़यादत की खामोशी है, वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। नाज़रीन, आपको इल्म होना चाहिए कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में है वो खौफनाक है, ख़तरनाक है। कहा जा रहा है कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंग्लैंड आए, इसमें यह भी हो सकता है कि ग्रीन सिग्नल मांगे नवाज शरीफ के मैं वापस आना चाहता हूँ और मेरे लिए कोई ट्रबल ना हो। इस तरह की बातें इस वक्त मीडिया में चल रही है, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं हो हम बात नहीं करते। थोड़ा सा आपको इशारा मैंने दे दिया है। और नवाज शरीफ जो है वो वापस आने से डर रहा है, क्योंकि उसको ख़तरा ये भी है कि अगर हम सब एक दफ़ा पाकिस्तान पहुंच गए तो हाफिज़ साहब का माइंड चेंज हो गया तो सब कोई ना पकड़ के अंदर दे दे, क्योंकि ये उस वक़्त से डरा हुआ है जब मुशर्रफ ने इसको अंदर जेल में डाल दिया था। साल 1 मेरा रहा था, मुझे याद नहीं है कितनी देर रहा। तो उसके बाद वो बताया, वो कहते कि शाम का डसा हुआ फिर वो तिनके से भी डर जाता है। तो वो हालात इसके बने हुए हैं। इसको अब इत्मीद नहीं है। इत्मीद की वजह मैं बता देता हूँ कि हमारे जो फौजी हुक्मरान हैं उनकी भी कभी सोच तब्दील हो जाती, कभी वो इमरान खान की तरफ हो जाते। नॉर्मल होना तो चाहिए, फ़ौज को अपना काम करना चाहिए, जो जिस काम के लिए फ़ौज को मेरा भर्ती किया जाता है, जिस काम के लिए आपने हलफ लिया होता है, असल मकसद वो है। मगर हर कोई अपने मकसद से हटा हुआ है और वो ये नहीं देखता कि मेरा एरिया क्या है, मेरा फ़र्ज़ क्या है। वो समझता है कि जो मेरे काबू में आ जाए बस उसकी तबीयत साफ़ कर दो। और यही पाकिस्तान के लिए नुकसान इस वक्त है जो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं। एक जो नून लीग के जलसे हो रहे हैं, मरियम वहाँ पे जलसे कर रही है, वो नाकाम हो रहे हैं। अब इन्होंने वो तरीक़ाकार बदल दिया, लोग आते नहीं हैं। आज भी कुछ वीडियो सामने आई जहाँ पे भी ये कोई अपने प्रोग्राम करते, छोटे मोटे लोग पहले ही वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी इनको परेशानी है। परेशानी ये है कि लोग इनके जलसों में नहीं आते और आ जाके इनकी चढ़ाई इमरान खान पे हो जाती है। इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, उसमें आपको मैं ये बता देता हूँ कि इनको खौफ है कि लोग अपने बच्चे लेके, अपनी औरतें लेके जेलों की तरफ चले जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमें जेलों में डालो। तो ये किस किस को जेल में डालेंगे। इसके साथ अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काफ़ी तशद्दुद होगा, सहाफ़ियों पे भी होगा, पीटीआई के लोगों पे भी होगा और ये अपनी आखिरी हद तक जाएंगे, इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन ये जीत नहीं सकते। इनके पल्ले कुछ नहीं, इलेक्शन में किसी कीमत पे भी ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इनको पता है कि हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा और ये गवर्नमेंट फिर इमरान खान के पास जब आएगी तो फिर वही कोकला छिपा के जुमेरात आएगी, फिर इनकी शामत आएगी और हर वो तरीका ये जमाएंगे। सारा दिन आप सुनते रहते ये आइन के ख़िलाफ़ है, 90 दिन में इलेक्शन आइन के ख़िलाफ़ है।
मगर किसी हरामखोर को असर होता है? किसी ने बयान दिया आज तक? किसी में ये जुर्रत है कि बयान दे आके जनाब आइन कौन सा, वो उनको पता ही नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं आइन के साथ। वो कहते हैं जितनी देर खींचते हैं खींचते चले जाओ। धमकियाँ दी जाती हैं बकायदा तौर पर, हम तो आपके साथ ये सलूक करेंगे, हम वो सलूक करेंगे। और ये सियासत से पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन जिस तरह मुसीबत बनी हुई है, नुकसान हो रहे हैं। आज भी बता रहे हैं कि मेरा ख्याल है वो जो IMF से कर्जा लेना, उसके मामलात, उनकी तमाम शर्तें मानने के बावजूद भी वो कर्जा नहीं दे रहे। ये हालत बनी हुई है। ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि कौम इस वक्त परेशानी में है। थोड़ी सी इंटरनेशनल बात भी करेंगे कि ज़लज़ला 2 दफ़ा तुर्की और शाम के कुछ इलाकों में आया है। ये इलाके कोई इस्तांबुल से 1100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे सुबह मैंने बता दिया था कि हज़ारों लोग जो हैं उनका जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी आया है, बिल्डिंगें गिर गई, इमारतें, और बुरा हाल है वहाँ पे, और लोग जो है बड़ी तकलीफ़ में हैं। अब आप जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान वहाँ पे हुआ है। शुरू में तो एकदम पता नहीं चलता ना, 200 मरे या 500 मरे, लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल है कि हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है जान से जा चुके हैं, और इतना नुकसान हो चुका है कि बहुत टाइम लगेगा दोबारा लोगों को पाँव पे खड़े करते करते, अपने आप को भी, और अगर कोई मदद भी करे साथ तो फिर भी। उसके बाद कनाडा में भी आज ज़लज़ला है, लेकिन वो 3.7 था शायद, लेकिन स्लो था। जैसे ही आप देखें कि 7 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे जान का, माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जानी माली। पाकिस्तान में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। तो इस वक्त खौफ की फ़ज़ा है इन ममालिक में, लेकिन तमाम दुनिया इस वक्त मैदान में आ चुकी है उनकी मदद करने के लिए। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ, जिसमें राना रज़ाक साहब हमारा साथ देंगे, और आज पाकिस्तान के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ राना अब्दुल रज़ाक साहब इंग्लैंड से हमारा साथ देंगे। आजकल पाकिस्तान में जो ये मरियम है बड़ी तकरीरें कर रही है कि पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की थी नवाज शरीफ के दौर में, और सारा टाइम ये बताती रहती है कि इमरान खान ने तबाही मचा दी है, मुल्क बर्बाद कर दिया है। कुछ इस पे राना साहब से पूछेंगे कि क्या तरक्की हुई थी, और जो तरक्की हुई होती मुल्क पीछे भी चले जाते। राना साहब जनाब, मैंने कहा क्या तरक्की की थी नवाज शरीफ के दौर में? कौन से वहां पे दूध और शहद की नहरें बहती रही हैं? तरक्की 35 साल के अरसे में तो तरक्की थोड़ी बहुत तो कुछ होती है। उसका मतलब ये है कि खाता हूँ तो लगाता भी हूँ। ऐसे तो 35 साल में तो कुछ ना कुछ हुआ है, मगर 35 साल में जो मुल्क पर कर्जा चढ़ा है, मुल्क की बर्बादी की गई है, मुल्क उससे डिफॉल्ट हो चुका है, मुल्क दुनिया में रुस्वा हो चुका है, और सारी दुनिया में इसकी जो रसवाई हुई है और इसकी जो पस्ती हुई है, ये तनज़्ज़ुल हुआ है, पीछे को गया, ये दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी की कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान के इमेज को तबाह कर दिया गया है हर लिहाज से। पाकिस्तान में अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, होता रहा है इसके दौर में भी, और अब भी वही सूरत हाल है। और गरीब पिस रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, बेरोजगारी है, तालीम का सत्यानाश हो चुका है सॉरी। और जो हॉस्पिटल की मतलब सेहत का जो हाल है उसको भी बड़ा पस्ती में जा रहा है। लोगों की सेहत का कोई इंतजाम नहीं है, और खुद अपनी सेहत के लिए ये सारी नून लीग बाहर जाने को तैयार रहती है। मुल्क में इसने कोई काम नहीं किया, सारा किया धरा नून लीग का ही है।
पाकिस्तान की तरक्की कहाँ हुई है? ऑरेंज ट्रेन से तरक्की हुई है, जिसको महाना या रोजाना जो सतारा होता है वो पूरा नहीं होता उसके चलने से, या बाकी और अमूर में जहाँ वो काम किए इन्होंने, जहाँ से कमीशन मिलता है, जहाँ से किक बैक्स मिलती हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया है। नाना साहब, तरक्की, अगर आप एक घर लेते हैं और बैंक से कर्जा लेके उस पर लगाई जाते हैं, उसको तरक्की कहते हैं? नहीं, ये इनके जहन के मुताबिक है। तरक्की तो हुई नहीं है पाकिस्तान में। कराची की हालत देख लें, लाहौर की हालत देख लें, या बाकी शहरों की टेक्सटाइल की हालत देखें पाकिस्तान में, हाल लिहाज से। और इन्होंने 35 साल में कोई डैम तक नहीं बनाया, कोई बिजली के लिए प्रोग्रेस नहीं की, बिजली पूरी नहीं हुई 35 साल में। और उसके अलावा मजदूर, किसान और हर इंसान जो पाकिस्तान का है वो पस्ती की तरफ गया है, कोई तरक्की नहीं हुई। राणा साहब, बिजली की बात आपने की, मरियम कह रही थी कि 93 में बिजली पूरी आ गई थी। बिजली पूरी आ जाए तो फिर कम हो जाती है अगर सही तरह बिजली पैदा की हुई। यूरोप में तो कभी ये मसला नहीं बना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिजली पैदा करते करके भी उसको शार्ट रखते हैं कि बिजली के ना आने से जो इनकम होती है वो भी एक राज है। ये लोगों को तंग करके, उनको डिस्करेज करके, उनको तंग करके जो मुनाफा होता है कंपनियों को, वो उसको ये हासिल करते हैं। बिजली आने से खुशहाली होती है, बिजली जाने से जो खराबी होती है या जो नुकसान होते हैं और जो कंपनियों को फवायद होते हैं वो इनके मद्देनजर है। और इन्होंने कोई काम 35 साल में ढंग का नहीं किया, ना को कानून बनाया है, ना जमहूरियत को मजबूत किया है। फौज से तो तादम में रहे हैं हर वक्त, और इनकी ये आंख मचोली फौज और इसकी नून लीग की ने सारा मुल्क को तबाह कर दिया है। राणा साहब, एक बड़ा उसने कल बताया है 1-2 दिन पहले कि अगर गरीब को आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, गरीब को मेडिकल नहीं मिलता तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मेरा वालिद लंदन में बड़ा सख्त परेशान होता है। नवाज शरीफ आपको परेशान लंदन में नजर आता है मीडिया पे? नहीं, कोई परेशानी नहीं। इन लोगों को ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं, ये टसवे बहाते हैं, और ये जालिम हैं, और ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं। ये मुल्क के असासे खा गए हैं, मुल्क का माल सारा इन्होंने खाकर अपनी जाती कारोबार में लगा लिया है। यहाँ लंदन में इनके हजारों मकानात हैं, हजारों बिल्डिंग्स हैं इनकी, जो कि नजर आ रही हैं, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है। सारा डॉलर इन्होंने उठा लिया है पाकिस्तान से, वहां से डॉलर भी नहीं मिलता। अब पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल पस्ती की तरफ जा रही है। 1 मार्च से जो है आपका डॉलर 330 पर जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि डॉलर जा रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, रोजाना सुबह उठते हैं किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं, इससे अवाम के मसाइल हल होते हैं जो कहानियां ये बयान करते हैं आके? नहीं नहीं, ये तो वक्त गुजारने की बात है। ये तो मसलत है गवर्नमेंट पर, और ये खाए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। ये लोग खा रहे हैं मुल्क को। अब तो ये मुल्क की लाश के ऊपर खड़े हुए हैं, उसकी लाश में जो आखिरी खून के कतरे रह गए हैं उनको भी ये निकालने के चक्कर में है। इन लोगों के मद्देनजर लूटना है। कोई इनके मद्देनजर ना आवाम है, ना मुल्क है, और ना कोई अजीज है। ये सब लोग अपना ही सब कुछ चाहते हैं, वरासती ओहदेदारी में और वरासती किंगडम पर ये ख्याल रखते हैं। और इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मिले हुए हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। IMF से भी मिले हुए हैं, और जो आर्मी मगरबी एस्टेब्लिशमेंट है उससे मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राणा साहब, उसने कहा कि नवाज शरीफ जेल में गया, एक आंसू नहीं आया। इशारा उसका शेख रशीद की तरफ था, हथकड़ी लगा के पीछे से धक्के दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ को भी धक्के वगैरह पड़े थे जब गिरफ्तार किया गया था?
नहीं, ये तो धक्कों से पहले ही रोने लग गया था, पहले ही ये तो डर गया था, माफिया मांगने लग गया था, पांव पड़ने लग गया था मुशर्रफ के, और फिर इनको उसको बाहर भेजा गया। अब इसने बाजवा के पांव पकड़े थे, फिर ये बीमार होकर बाहर चला गया। ये बहुत लोग बुज़दिल और डरपोक हैं और यार और मक्कार हैं, इब्नुल वक्त हैं, और ये पहले ही डर जाते हैं, इनमें जान ही नहीं है आकड़ने की। ये शेख रशीद या बाकी लोगों से जो इंतकाम ले रहे हैं, ये वक्त भी इन पर एक दिन आएगा। अच्छा, मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, एक बिलावल की जी वो इंसल्ट कर दी, मुकदमा दर्ज कर लो। कभी वहां पे चंद दिन पहले एक बयान कैप्टन सफदर ने दिया कि निकाह के बगैर हम बिस्तरी जायज है, उस पर तो कोई मुकदमा जायज नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और कोई वो शरीयत वाले नहीं बोले, कोई तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत वाले नहीं बोले, कोई आदमी नहीं वहां पे बोला, कोई अदालत नहीं बोली। ये पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में सब कुछ सियासत है, वहां ना दीन है, ना इस्लाम है, ना कुरान की हुक्मरानी है। ये जो सारी सियासी पार्टियां हैं जो मजहबी लिबादा ओढ़े हुए हैं, ये लोग जालिम हैं, और ये कौमें लूत हैं, और कौमें बनी इसराइल की शाख हैं। ये लोग, इन लोगों के मद्देनजर ना इंसान है, ना अवाम है, ना उनकी फलाह है। ये लोग सारे जो उलमाए-सू हैं, इनके अब तिजोरियां भर चुकी हैं, बाजारों पे फिर रहे हैं और अकलीतों को तंग कर रहे हैं, इस्लाम के नारे मार रहे हैं, मस्जिदें बेआबाद हैं, हुजरे इनके आबाद हैं। ये अजाब आ चुका है हमारे मुल्क पर। ये जो मजहबी किरदार हैं, ये सारे ये जिन निकालने वाले हैं जवान औरतों के, और इनको मुल्क की तरक्की से कोई तल्लुक नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल है कि सारा दिन आके तड़ियां लगाते हैं, हम ये कर देंगे, हम इनका बैंड बजा देंगे, इनको किसी ना किसी तरह, जिस तरह केस पे केस दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा भी कोई ये मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है FIR के अलावा? नहीं, ये तो इसलिए आई थी NRO ले ले, इन्होंने 1200 अरब के NRO ले लिया। इनका तो मकसद यही था, इनका कोई मकसद नहीं है। ये लुटो और फुटो पर यकीन रखते हैं, और इन्होंने ये 1200 अरब का ये जो लिया है NRO बदरिया बाजवा साहेब या बाकी फौज के जरिया, इनका यही मकसद था कि अपनी दौलत बचाओ और मुल्क को खाओ, और ये खा रहे हैं। अवाम को नजर आ रहा है, अगर अवाम आप ना निकली इमरान खान के साथ, तो मुल्क बिल्कुल टूट जाएगा। इसके 3 मुल्क बन जाएंगे, और ये अभी पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा, खाकम बदहन। अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी तैयारी की जा चुकी है, और हमारे लोग कोई बात करता है तो वो कहता है जनाब ये गद्दार है। असल में गद्दार तो पाकिस्तान में मौजूद है। राणा साहब, ये बताइए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देख रहा है पाकिस्तान का तमाशा बैठ के, जहां पे करेंसी की बात होती है, रुपये की कदर जो आज आपने बताई या इंटरनेशनल लेवल भी बताया जा रहा है, बेड़ा गर्क हो गया, तो किस चीज का ये तमाशा देख रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है? आपको पता है हमारे मुआशरे में एक कहावत चल रही है, यानी बात है कि ये फौजी जो होता है, इसका दिमाग आधा होता है, और ये अपने हुक्म की तरफ तवज्जो देता है। ये मजीद नहीं सोचता कि मैंने क्या करना है अपने दिमाग से। तो ये फौज ने भी हमारे मुल्क को एक तजारतगाह बनाया हुआ है, DHA बन रहे हैं, कहीं बैरियर टाउन बन रहे हैं, ये तजारत में लगी हुई है। ये भी इसने भी, जैसे ईस्ट पाकिस्तान का अलमिया हुआ था बांग्लादेश का, इसी तरह मगरबी पाकिस्तान का अलमिया होने वाला है। इन लोगों को अपने सियासत के बारे में, आदमी सियासत के बारे में, गैर मुल्की मगरबी ताकतों का क्या एजेंडा है, इन लोगों को गैरत नहीं आती इस मामले पर, ताकि मिल बैठे सोचें और आवाम की तमन्ना जो है उसको फॉलो करें। ये अब इमरान की दुश्मनी में ये लोग मुल्क से बेवफाई कर रहे हैं। आप समझते हैं कि नून लीग में कोई फूट पड़ चुकी है, और वो जितने बूढ़े थे उनको कोई शर्म और गैरत जागी है कि ये फिर एक लड़की अपनी उसने इनके ऊपर बैठा दी है, क्या नाम है इसका, मरियम, कोई गैरत जागी है? ये तो ऐसे मिठाई है जो नाकाम है। ये मुस्तकबिल में इसको कोई इलेक्शन में भी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, और ये जलीलो खार होगी।
काफी, जैसे इसकी जबान दराज है इसी तरह इसका जो दिमाग है ये तो सीनियर भी नहीं है। सारे सारे जो बौने हैं या बड़े बड़े बुजुर्ग हैं मुस्लिम लीग के, इसके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। अंदर से ये सारे बुग़्ज़े मुआविया में मुब्तला हैं, इसके मुखालिफ हैं, मगर जाए कहाँ जाए। पीटीआई भी इनको कबूल नहीं कर रही और दूसरे भी कोई नहीं कबूल कर रहे। इनका इमेज अच्छा नहीं है, नून लीग के लोगों का ना अच्छा रहा है, तो इसलिए ये बेचारे मजबूर हैं कि यही खड़े रहे इसके पीछे। अच्छा, शेख रशीद को फौजी क़यादत ने पैगाम भिजवाया है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दो, लेकिन वो डट कर खड़ा है। इसी तरह फवाद चौधरी को ये तोड़ना चाहते हैं पार्टी को, किसी तरह भी परवेज लाई को भी ये मैसेज किया है। ये लोग, इनकी मौत है, इमरान खान इनकी मौत है। मौत से हर कोई डरता है, मौत को टालने के लिए हर कोई हाथ पांव मारता है। ये हाथ पांव मार रहे हैं, ये आखिरी झटके हैं, आखिरी अब ये इनका जवाल आने वाला है। फौज के चंद जर्नैलों का भी और बाकी ब्यूरोक्रेट का भी और ये सियासी लोगों का भी अन करीब सूरज तुलू होने वाला है और इनकी देखेंगे आप, ये लोग आपको नजर नहीं आएंगे। राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। हमारा मुल्क तो दुश्मन हम कहते हैं इंडिया है, मगर वहां पे तरक्की पर तरक्की होती जा रही है, वो और चाइना तरक्की कर रही है और हम अभी तक ऑडियो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। ये याशी कब खत्म होगी हमारी? हम देखें, सबके दुश्मन है, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमने क्या किया था 65 में, क्या किया था 71 में, क्या किया है 98 में, क्या किया है, और अब तक ये हम लोगों ने, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमारा एक आदमी अगर कोई सीढ़ी चढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हम दुश्मन है। अल्लाह के फजल से इतने मुनाफिक और गद्दार पाए जाते हैं पाकिस्तान में कि दुनिया में इतने नहीं हैं। राणा साहब, मुशर्रफ की मौत की खबर सुन के बड़े बड़े लोग कह रहे, बड़े उसने कुर्बानी दी मुल्क के लिए, उसने बड़ा पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहती थी। ये क्या ड्रामा है? जब वो जिंदा होता है बंदा तो उसको मुल्क में नहीं रहने देते, जब वो मर जाता है फिर उसको कहते हैं पाकिस्तान ले आओ, स्पेशल जहाज जाते हैं। ये भी एक मुनाफकत है। हमारे यहाँ एक रवाज है और कि जो मर जाए उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, वो जालिम हो, डाकू हो, चोर हो, कुछ भी हो, जो मर जाए तो उसके लिए अच्छी बातें करते हैं। इसलिए हमारे मुआशरे में ये बात पाई जाती है, मरने वाला अच्छा हो या बुरा हो उसे अच्छे लफ्जों से नवाजा जाता है। बस इसी बात पे मैं कह रहा हूँ और यही बात है। मुशर्रफ बताते खुद तो अच्छा आदमी था, उसने तो कोई साचे नहीं बनाए और मुहिब्बे वतन तो था वो। अगर वो नवाज शरीफ के खिलाफ था या सियासियों के खिलाफ था तो वो बुरा तो नहीं था, वो मुहिब्बे वतन, यकीनन मुहिब्बे वतन था। जो पॉलिसियां है वो एक आदमी तो लेके नहीं चलता, ये सारे उसके साथ थे तो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मुशर्रफ बताते खुद एक जर्री और बहादुर इंसान था। अच्छा, बहादुर था तो फिर इनको छोड़ क्यों दिया उसने? क्यों नहीं फाइल लगाया उस वक्त जब ये उसको पता था कि ये चोर और हरामखोर है, डाकू हैं? ये भाई माफी मांगने वाले सऊदिया को साथ ले आए थे, दुबई को, कतर को साथ ले आए थे, तो फिर सियासी और आर्मी लेवल पर तो आर्मी तने तनहा ज़ियाउल हक की तरह तो नहीं कर सकता था वो मुशर्रफ। ज़ियाउल हक ने किसी की नहीं मानी थी और उसने भुट्टो को फांसी लगा दिया था, तो मुशर्रफ पर प्रेशर आया तो उसने मान लिया। क्या करता, दोस्त यारों को रखना पड़ता है। अच्छा, चलो, बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू। अच्छा, ये राणा साहब ने बात की कि दोस्त यारों को देखना पड़ता है। भुट्टो की फांसी की अगर बात की जाए तो भुट्टो की फांसी भी पाकिस्तान ज़ियाउल हक का अकेले का कारनामा नहीं था, उसमें बाहर की ताकतें जो थी उन्होंने फांसी लगवाई भुट्टो को, ये चीज़ें भी सामने आई। जहाँ तक मुशर्रफ की बात की जाती है, हमारी अदालती निज़ाम क्योंकि इतना कमज़ोर है कि वहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता। ताकतवर की मैं बात कर रहा हूँ, ताकतवर को इंसाफ इसलिए नहीं मिलता कि अगर उसको इंसाफ के साथ देखा जाए तो जिस कोई भी नहीं बचता था, सबको फाइल लगाया जाता था, सब सजा पा चुके होते, पाकिस्तान बदल चुका होता। और ये तल्लकात ही है, जिस तरह अभी राणा साहब ने भी कहा कि जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी अदालतों के तल्लकात फौजियों के साथ है, हमारी अदालतों के तल्लकात सियासतदानों के साथ है, सियासतदानों के तल्लकात फौजी
उनके साथ है, अदालतों के साथ है। फैसले कानून और आइन के मुताबिक नहीं होते, इंसाफ के मुताबिक नहीं होते। और ये अदल जो हमारे मुल्क में आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता, ये नहीं कि अदालतों में नहीं, इंसानों में भी नहीं है। इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। तल्लकात हमारे, जब आप इंसाफ में तल्लकात को तरजीह देना शुरू कर देंगे तो ये अंजाम होगा कि जो आज पाकिस्तान का हुआ है। कोई हमारे पे एतबार नहीं कर, इसहाक डार पे कोई एतबार नहीं कर रहे, कर्जा नहीं देते, हमारे वजीर आजम पे कोई एतबार नहीं करता। ये औकात बाद में सबके सामने आ जाए, उनको भी पता है इनके मुल्क में इंसाफ नहीं है। हम इनसे कल को कौन पूछेगा कि किधर गए पैसे, कहाँ से आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज एक पाक फौज के जवान हैं, उनका मैसेज सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। वो मैसेज मैं आपको बताऊंगा और उनकी तस्वीर भी लगा देंगे। एक और चीज़ जो बहुत ही खौफनाक हुई है, रात को सुबह 4 बजे के करीब बताया जा रहा है, तुर्की और शाम में शदीद ज़ल्ज़ला आया 7.9, और इंटरनेशनल मीडिया तो ये बता रही है कि 500 से ज़्यादा अफराद जान बहक हुए, मगर मेरा ख्याल है कि हज़ारों लोग जान से जा चुके हैं। हर तरफ तबाही है, और ये जो ज़ल्ज़ला था इसकी स्पीड 7.9 थी। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि कितने लोग मुतासर हुए होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे तो मदद पहुंचेगी आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान ने भी हमदर्दी का पैगाम भेजा है, क्योंकि तुर्की के साथ पाकिस्तान के एक अच्छे तल्लुकात है। भारत अल्लाह ताला फजल फरमाए और अल्लाह रहम फरमाए कि दोबारा ज़ल्ज़ला ना आए, क्योंकि जब एक दफ़ा ज़ल्ज़ला आता है तो वहाँ पे ये भी होता है कि दोबारा भी ज़ल्ज़ला आने के चांस होते हैं। ये तो बात आपको मैंने वैसे बताई कि जो आज अफसोसनाक खबर थी। एक तस्वीर लगा देते हैं पीछे। ये हमारे एक फौजी जवान हैं, इनका मैसेज था कि हम रात दिन बॉर्डर पे रहते और पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते। मफहूम ये था उनका। और जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, और हम बहुत मायूस होते हैं कि हम इस कौम के लिए रात दिन बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और ये कौम इस तरह की बातें करती है। सबसे पहले तो मैं ऐसे तमाम फ़ौजियों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे जो भी भाई बेटे इस वक्त बॉर्डर पे है या फ़ौज में ड्यूटी दे रहे, हमें उन पर फ़ख्र है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कई प्रोग्रामों में ये बताया कि जब भी किसी फ़ौजी की शहादत की खबर हमें मिलती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुआएं निकलती उसके लिए। मैं तो कभी अपने जो सन 65 के फ़ौजी थे, मेजर अजीज़ भट्टी या दूसरे जितने भी थे, उनको जब टीवी पे देख लेता हूँ तो मैं तो सलूट पेश करता हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे तमाम अपने फ़ौजी भाइयों से ये कहूँगा कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये कौम आपके साथ है, आप इस कौम के बेटे हैं, आप इस कौम के भाई हैं, और बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारे जो भी इस तरह के भाई सख्त ड्यूटी देती है मुख्तलिफ जगह पे। आपको पता है कि कितनी मुश्किलात होती है। कई दफ़ा मैंने ऐसी वीडियो भी देखी कि कोई अच्छा खाना भी पकाने वाला नहीं होता, और पहाड़ों में भी बड़ी तकलीफ़ के साथ ये खाना भी पकाते हैं और बड़ी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। जो असल मसला है वो है पाकिस्तान जिस हालत पे पहुंचा है, क्यों फ़ौज का बार बार नाम आता है। उसमें होता ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चंद जो ऊपर वाले आपके जर्नैल हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है, उस वजह से फिर जब भी लोग बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि फ़ौज हमारी है, क्योंकि हमारे लोग सादा हैं और वो ये नहीं समझते कि जो क़यादत है फ़ौज की वो गलत जा रही है। फ़ौजी तो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और क़यादत आप सबके सामने कि गलत जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारी पाक फ़ौज की क़यादत ठीक हो तो पाकिस्तान के हालात कुछ
मेरा ख्याल तब्दील होते, कुछ बेहतर होते, कोई हम भी बताते कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी फ़ख्र होता और पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी इज्जत होती। कल मुशर्रफ की मौत की खबर मिली, लोगों ने मुख्तलिफ अपने तासरात बयान किए। एक साहब ने कमेंट्स में लिखा कि सारी कौम बेवकूफ़ है जो कह रही है कि NRO 2 दिया, ये तो पहली पार्टियां मौजूद थी। मगर मैं ये समझ नहीं सका कि पूरे सब पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं और आप समझदार हैं। ये भी शुक्र है कि पाकिस्तानी भी एक समझदार निकला। आपके इल्म में होगा कि NRO 2 में ये भी था कि मुशर्रफ को सजाया हुई थी, वो त्यारा जो केस था मुशर्रफ वाला, और वो भी इसको फिर एक मुआहदे के तहत सऊदी अरब भिजवा दिया गया था। यहाँ से मुल्क की बर्बादी का आगाज हुआ जो आज तक हम संभाल नहीं सके। अगर कोई समझता है कि NRO 1 देने से जो पहली दफ़ा मुशर्रफ ने दिया कोई मुल्क में बेहतरी आई, या तो इन लोगों ने कोई सबक सीखा होता या नवाज शरीफ को कोई अक्ल आई होती कि एक दफ़ा मुझे NRO मिल गया तो मैं अपने आप को ठीक करूं और कौम के लिए अब कुछ ना कुछ करूं। मगर एक चीज़ होती है जब मुजरम को सज़ा नहीं मिलती और उसको पता होता है कि मैं जो मर्जी करता फिर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो फिर दूसरी दफ़ा भी इसी तरह करता है। वो वही हुआ, पाकिस्तान को दोबारा इसी तरह लूटा गया जिस तरह पहली दफ़ा था, और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ भी इसी तरह खेला गया। अब जो ये फौजी भाई थे इनको मैं थोड़ा सा यही बता देता हूँ कि जो आपके ऊपर जनरल है वो अपने अय्याशी में लगे हुए हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि हमारा मुल्क डूब रहा है। उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है कि 300 रुपये पे 325 पे पाउंड चला गया कि 330 पे चला गया, आज तो मैंने देखा नहीं। मगर वो तमाशा ही बने हुए हैं, और ये नहीं कि वो सिर्फ तमाशा कौम का देख रहे हैं, वो खुद भी तमाशबीनों में शामिल होते हैं। अक्सर उनकी वीडियो वायरल होती रहती है, कभी कमरजीत बाजवा की डांस की वीडियो आ रही है। लोगों को यही बताया जाता है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है और अपने बिस्तर गर्म ये कर रहे हैं। कभी किसी अदाकार पे इल्ज़ाम आ जाता है, कभी किसी पे आ जाता है, और आज अपने अय्याशी के इन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं और वहाँ पे अय्याशी चलती है। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि इन पे इल्ज़ाम जो आते हैं वो गलत नहीं है। वीडियो बनाते हैं ये लोगों की, सियासतदानों की, और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अपनी फैमिली का इस तरह ये सोचते हैं, अपने ख़ानदान तक ये सोचते हैं, और फिर जब ये पेंशन पे चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो पाकिस्तान इनको एक सेफ मुल्क नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत नहीं की होती। अगर इन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत की होती तो पाकिस्तान एक सेफ मुल्क होता, और ये जब रिटायर होते तो अपने मुल्क में रहना पसंद करते। मुशर्रफ की मौत आप देख ले, वहाँ पे हॉस्पिटल दुबई में मेरा हाल शायद मरा वहाँ पे, तो इनको अपने मुल्क में मरना नसीब भी नहीं होता। अब ये जनाजे के लिए भाग दौड़ शुरू होगी, उसे पाकिस्तान ले आओ, उसे जहाँ मर्जी आप रख लो। कौन सा उसने आप जब वो जिंदा पाकिस्तान में नहीं रहा तो मुर्दा को आप लेके आके क्या वहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ये इसलिए मैं खुल के आपको बता रहा हूँ कि ये मुहिब वतन लोग नहीं है, असल में यही पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करते हैं। सियासी रहनुमा जितने भी आपके हैं उनकी कमजोरियां ढूंढते हैं, फिर सियासी रहनुमा इनसे फ़ायदा उठाते हैं, ये सियासी रहनुमाओं से फ़ायदा उठाते हैं। इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती कि कौम किस तकलीफ से गुजर रही है, कौम के क्या मसाइल है। जो भी जाता है वो भी ये बताया जाता है कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है, जो आता है वो भी, बस ये इनकी ड्यूटी है, बस इसके ज़्यादा इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। नाजुक हालात में पहुँचाया किसने? ये कभी किसी ने नहीं बताया। जैसे मुल्क में अगर एक फौजी जुर्म कर लेता है, एक बड़ा आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर बैठा रहता है, जो उस पर FIR दर्ज नहीं होती। जब इस मुल्क में अदल नहीं है, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, झूठ फरेब ये सब कुछ हो, और वहाँ पे गद्दारों की भी कमी नहीं है। ये जो आपके बड़े जर्नैल हैं, मैं अपने फौजी भाई को बता दूं, ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं करते, ये मुख्तलिफ ममालिक के लिए काम करते हैं।
मगर पाकिस्तान भी क्योंकि ज़रूरी है और वहाँ पे इनको बैठा दिया जाता है, फिर इनको ऑर्डर ऊपर से आते और वो जिस तरह ऑर्डर आते हैं उसी तरह करते रहते हैं। इसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की अवाम पे क्या गुजरती है, पाकिस्तान के लोगों पे क्या गुजरती है, कोई दिलचस्पी इससे नहीं होती। अगर आप अंदाज़ा लगाए तो 25 मई के वाक़यात हुए या राना सनाउल्लाह जो आके रोज़ाना बकवास करता है कि मैं ये कर दूंगा इनके साथ, वो कर दूंगा, औरंगजेब धमकियाँ देती है, ये सब फौजी पीछे से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उस वहाँ से ऑर्डर आते और वहीं से फिर जो भी फैसले किए जाते हैं। अदालतें हैं वो मफलूज है, अदालतों में इतनी क्वालिटी नहीं रही क्योंकि अदालतें जो है वो इनके बगैर नहीं चल सकती, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बगैर नहीं चल सकती। ये एक बादशाही सिस्टम बनाया हुआ है और इसमें जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या उसके करिंदे कुछ चंद साथ होते हैं वही कौम के फैसले करते हैं, वही अदालतों के फैसले करते हैं, वही लोगों को उठवा लेते हैं, वही अरशद शरीफ जैसे लोगों को मरवा देते हैं, वही ये सब कुछ करते हैं, लोगों के कपड़े उतार देते हैं, स्वाति जैसे गिल जैसे लोगों के वीडियो बनाते हैं। मतलब शर्म व हया का इनका जो म्यार है वो काफ़ी गिर चुका है। और यहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो कौम हमारी परेशानी में इस वक्त गुजर रही है किसी को इसका एहसास नहीं है। अदालतों की यह हालत है कि एक FIR सिंध में काटी जाती है, एक FIR पता नहीं हब में काटी जाती है, एक पंजाब में काटी जाती है। और सियासी पार्टियां इसका सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए जो भी उनका मकसद है वो हासिल करने की कोशिश करती है। अदालत हाई कोर्ट आज भी फैसला दिया कि हमें जी पहले भी इस तरह के केस आए हैं, हम इसकी क्या नाम है शेख रशीद की दरख्वास्त खारिज कर देते हैं। अदालत ने ये नहीं पूछा कि ये केस जिसने किया उसको लेके आओ, उसको क्या तकलीफ है इस केस से, इसके ऊपर मुकदमा चलाओ, ये किसने कहा इसको कि तुम ये जाके FIR दर्ज करा दो। और आज तक किसी से ये नहीं पूछा गया। अदालतें भी फारग बैठी हुई है, उनको भी यही सारा दिन ड्रामा लगा रहता है कि इसका केस आ गया है, वो FIR का आ गया। सियासतदानों के केस चल रहे हैं वहाँ पे, आम आदमी जो है वो वैसे ही खज्जल खराब हो रहा है, उसको ना तो इंसाफ की तवक्को है क्योंकि हमारे जो सियासी रहनुमा है उनके मसाइल हल नहीं होते। इसलिए मैंने आपको खुलकर बताया आज कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक केस पे अदालतें बार बार अपना टाइम ज़ाया करती, बार बार वही केस होते हैं, वही FIR होती है। इमरान खान पे 65 FIR दर्ज की हुई है। जो मौजूदा गवर्नमेंट उसको कोई काम नहीं, उसको कोई दिलचस्पी नहीं किसी को खाना मिल रहा, उसका काम है FIR दर्ज करानी, बस उसका काम है झूठी FIR, कभी कहीं पे, कभी मजहबी FIR, कभी कोई दर्ज कराते जा रहे हैं। अदालत खामोश तमाशाई बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सत्तू पी के सोया हुआ है, वो एक्शन भी नहीं ले सकता, वो पूछ भी नहीं सकता यार ये क्या आप लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, क्योंकि उसके साथ भी ये टोले का मुआहदा है कि हम जो करेंगे तुमने इसमें बकवास कोई नहीं करनी, तुमने खामोश रहना है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बैठा हुआ है, वो जो ऑर्डर करेगा वो किया जाएगा। अदालतें बेबस है, सियासी इंतकाम की जंग चल रही है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान वहाँ पे लोगों को लेके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इनके इरादे यही थे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए या कत्ल करवाया जाए ताकि वहाँ से लोग इधर उधर करें और फिर उसको कत्ल करवा दिया जाए। इनको कोई दिलचस्पी नहीं कि मुल्क टूट जाएगा, इमरान खान को अगर मार दिया गया तो लोगों का नुकसान हो जाएगा, पंजाब में और मसाइल बनेंगे, सिंध में और बनेंगे। कोई दिलचस्पी नहीं इन हरामखोरों को जो भी ये टोला ऊपर आया हुआ है। इन्होंने साफ ये तैयार किया हुआ कि पाकिस्तान के जो भी थोड़ी बहुती इज्जत बची हुई है या कोई लोग थोड़ी बहुती रोटी मिल रही है उसको भी बंद करना है। ये ठेका दिया गया है इन चोरों के टोले को और वो अपने मकसद में लगे हुए हैं। ऊपर से शफकत का हाथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले जो था कमरजीत बाजवा उसने रखा हुआ था, फिर वो अपनी औलाद आगे छोड़ गया और आपको पता है कि वो औलाद जो है वो फरमाबरदारी के साथ उसके अहकामात जो थे उस पर मुकम्मल अमल कर रही है।
कहा जा रहा है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए मसाइल बहुत है, वो इस चोरों के टोले को हटाना चाहता है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, और कब तक ये कामयाब नहीं होता देखते हैं। इंतखाबात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई इनका प्रोग्राम है क्योंकि इंतखाबात कराए जाएं, और ना ही ये इंतखाबात करवाने के लिए आए हैं, ना इनको लाया गया। ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको खोल के बयान कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान जिस तबाही की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो मेरा ख्याल है कि दूर नहीं है। आप सबको पता चल जाएगा जब डॉलर 400-500 रुपये पे चला जाएगा, लोग पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और यही ये लोग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई इधर पैसा ना आए, कोई चीज़ ना आए और मुल्क दिवालिया हो जाए, लोग परेशान रहें, लोग लाइनों में लगे रहें, लोग जिल्लत और रसवाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें, हम पिकनिक मनाते रहें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आके तकरीरें करनी, कोई मुल्क के मफाद की खातर नहीं, हमने 93 में ये किया, हमने वो किया, कि हमने हमारे में वो बिजली नहीं जाती थी। भी बंदा पूछे बिजली नहीं जाती तो फिर क्यों जानी शुरू होगी? अगर आपने कोई ठीक काम किए हो, एक दफ़ा बिजली आनी शुरू हो जाए तो बार बार क्यों फिर जाए बिजली? सोचने की बात। 93 में अगर आपने बिजली ठीक कर दी थी, लोड शेडिंग नहीं थी, तो फिर दोबारा क्यों जानी शुरू हुई? सादा अवाम है, बिल्कुल अवाम इस हालत में है, वो आप उनको कह सकते हैं कि 60-70% अवाम से ज़्यादा जो है वो जहाल है, बिल्कुल जहालत में। उनको अपनी पाकिस्तान की तारीख का नहीं पता, उनको इस्लामी तालीमात का नहीं पता, उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं इन चीज़ों से। और यही जहालत है जिसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज जाहल कौम किस चक्कर में पड़ी हुई है। ये मैंने मुख्तसर चीज़ें आपके सामने बयान की हैं क्योंकि मुझे भी उस फौजी की बात से दुख हुआ, मगर ये क्योंकि पाक फौज हमारी जो है ये भी जर्नैलों की ग़ुलाम है, जिस तरह कौम जर्नैलों की ग़ुलाम है, ये भी ग़ुलाम है। इनको भी होता है कि चलो शुक्र है नौकरी मिली है, पाकिस्तान में जो नौकरी के हालात है तो हमारे लोग इसी में खुश हो जाते हैं। वहाँ वो ये नहीं देखते कि हमारा जनरल ठीक जा रहा है या गलत जा रहा है, वो कह रहा है मुझे नौकरी मिली है, मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए। खुदगर्जी जिसे आप कह सकते हैं हर एक में पाई जाती है, और खुदगर्जी की वजह से कौम जो है वो पूरी इस वक्त गुलामी में झगड़ी हुई है। ना दीजिए, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको बताई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें।